एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई जो आपके साथ शेयर करना इंतहाई जरूरी है। अचानक एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो मुझे हैरान कर देती है कि ये बयान तो मैं पहले से ही सुन चुका था। आप जरा ये छोटा सा क्लिप देखें। We thank Prime Minister Narendra Modi for congratulating our leader Tariq Rahman. It's great that a democratic country is supposed to recognize the verdict of the people, and Mr. Narendra Modi has done this. We thank you. एक बयान देते हुए नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि हम पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तारिक रहमान को बधाई दी। हमें अच्छा लगा कि लोकतांत्रिक देश ने हमारे देश के लोगों के वर्डिक्ट का सम्मान किया है। मुशाहिद साहब, आपकी जो एक्साइटमेंट थी ने हल्फ उठाया वो जायल हुई है थोड़ी सी? आलमी सियासत के लिए वो नुकसानदेह है। वो मेरे ख्याल में ही इज सिंकिंग हिज ओन प्रेसिडेंसी थ्रू दिस पॉलिसी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। दरअसल तारिक रहमान के जीतते ही पीएम मोदी ने एक औपचारिक ट्वीट किया और तारिक रहमान और बांग्लादेश की जनता को बधाई दी। भारत जानता है कि बीएनपी के बांग्लादेश में आने के बाद भारत के लिए ही स्ट्रेटेजिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए भारत लगातार बीएनपी के संपर्क में भी है। पीएम मोदी लगातार तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के स्वास्थ्य की जानकारियां तक लेते रहे। जब खालिदा जिया का निधन हो गया तब भी पीएम मोदी ने सबसे पहले दुख प्रकट किया। मुझे खौफ आता है पाकिस्तानियों के बारे में। बहुत अरसा पहले एक बाबे ने मुझसे कहा था, एक साहिब नजर, एक साहिब बसीरत ने, कि बेटा आधा पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा। मैं बहुत हैरान हुआ उनकी ये बात सुन के। मैं बाबा ये कैसे मुमकिन है? कहते तुम देखना एक वक्त आने वाला है आधा पाकिस्तान का दुश्मन हो जाए। तारिक रहमान जब लौट के आया था उसकी एक चीज में फॉलो करके चल रहा था। एक तो ज्यादा एंटी इंडिया प्लैंक उसने नहीं लिया इस इलेक्शंस में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करा जाए और वो बांग्लादेश वापस आए। अपनी पूरी कैंपेन में वो ये वाला एलिमेंट लेकर नहीं आया। लेकिन वो खबर जो शायद सामने ना आती अगर एक सोर्स, एक सहाफ़ी उसको मीडिया पे डिस्क्लोज ना करते। अब इंटेंशन नहीं पता कि खबर सामने लाई गई या खुद आ गई। बहुत स्पेकुलेशंस का अंबार है हर तरफ व्लॉग्स के अंदर, और इस पे जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो हुकूमत को यूं बनाया जा रहा है कि इससे पहले मुख्तलिफ वज़रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सबसे जो बड़ा चैलेंज इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है जीएचक्यू के अंदर वो ये है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर, अब सोशल मीडिया को रोका तो नहीं जा सकता, रोकना उसके ऊपर जो भी तनकीद हो रही है फौजी इस्टेब्लिशमेंट की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उनके जर्नलों की, उनके बारे के में जो भी बातचीत हो रही है उसको रोकना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है वो कंसिडर किया जाता है। फार्मूला अनफॉर्चुनेटली 2024 में हम पाकिस्तान में देख चुके हैं 8 फरवरी को, आज अब से कोई 2 साल पहले। तो मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट भी कोई अच्छा नहीं आया। वो स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं आई और जितने मर्जी जोर लगाया गया हर तरफ से, हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी, 2023 में सुनी, 24 में सुनी, 25 में सुनी, 2026 आया लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई। सेम लाइक दैट इन बांग्लादेश बड़ा जरूरी होता है कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, फिर अवाम की मर्जी है वो किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं या किसको नहीं देना चाहते, उन पे छोड़ना चाहिए। फिर आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि पाकिस्तान या इंडिया के लिए इसकी क्या अहमियत है। नो डाउट दोनों पाकिस्तान के लिए अहमियत सबसे पहले तो यह है कि बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज ईस्ट बंगाल इन 1971, और फिर जो इंडिया के लिए है तो वो ये है कि भाई 1971 में उनका एक बड़ा रोल था। उन्होंने इसको, बल्कि वो खुद कहते हैं, ये नहीं कि हम ये पाकिस्तानी कहते हैं या कुछ और बात है, वो खुद कहते हैं कि भाई हमने ये करवाया, आपके दो कौमी नजरिए को हमने जमीन बोझ कर दिया। जो भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उस पर नहीं जाते, लेकिन उनके लिए अहमियत घुमाते हैं इन सबको। और ये लोग जो सोचते हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स कि भाई बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं देश में, कोई क्रांति व्रांति नहीं, आप लोगों का इस्तेमाल हो गया। ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, इनका इस्तेमाल हो गया और जो पुराने घाघ थे, पुराने पॉलिटिशियंस थे, उनका इस्तेमाल हुआ। ये देखिए साहब, बांग्लादेश जमात इस्लामी 77, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश 1 सीट, इंडिपेंडेंट कैप्चर्ड 7 सीट्स। यहां पे देखिए साहब, ये हमने लिया है न्यूयॉर्क टाइम्स से। द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स दैट लेड द मूवमेंट टू टॉपल शेख हसीना's government in 2024 later formed their own political party after yesterday's election. 6 members of the National Citizen Party, most of them in their 20s, are set to become the youngest lawmakers in Bangladesh's recent history. 6 जीते।
6 जीते। मैं आपको एक बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनको यह चूरन खिलाया गया था कि बेटा अगली सरकार तो भी बनाओगे। इनमें से कई मंत्री बन गए, कई मुशीर बन गए, कई पता नहीं क्या क्या नहीं बन गए। ठीक है, कोई एडवाइजर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई क्या बन गया, और फिर धीरे धीरे छोड़ने लगे। अब मैं आपको बताता हूं इनका फायदा कैसे उठाया गया दोस्तों। और इनका फायदा इस तरीके से उठाया गया कि इनके पास मास था। जाहिर सी बात है, लाखों की तादाद में स्टूडेंट सड़क पे आ गए। शेख हसीना की सरकार पलट दी। उस समय भी बीएनपी जो थी वो चुपचाप धीरे 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 अपना काम कर रही थी। वो बीएनपी वो पार्टी है जो जीत गई, तारिक रहमान वाली, वो धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। वो सामने नहीं आई। हां, उनके बयान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन बीएनपी ने सड़क में जाके ये जलाओ, ये पत्थर, ये डफली, उन्होंने कुछ नहीं करा। इनके साथ थी जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी को यह लगा कि ये तो स्टूडेंट बेवकूफ हैं, ये तो बहुत जज्बाती हैं, चलो इनका फायदा उठाते हैं। जमाते इस्लामी पॉलिटिकल पावर में आना चाहती थी और जमाते इस्लामी को पूरा सपोर्ट था मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस कौन? चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस ने पूरा का पूरा सपोर्ट झोंक दिया जमाते इस्लामी को, क्योंकि खुद वो मास लीडर है नहीं, 2 वोट उसको मिलते नहीं अगर चुनाव के लिए खड़ा होता तो उसने क्या बोला कि भाई मुझे ऐसी पार्टी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, आवामी लीग जो थी शेख हसीना की पार्टी, उसको कर दिया बाहर। ठीक है जी, वो तो चुनाव में थी नहीं। बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। जैसे ही बांग्लादेश को नए पीएम मिले, वहां खुशी का माहौल तो था ही, लेकिन असली धमाल तो तब शुरू हुआ जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल करके कांग्रेचुलेट किया। दोस्तों, ये कोई एक फॉर्मल कॉल नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज था। और जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया में तो जैसे हक्का बक्का होने वाली सिचुएशन बन गई। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, अब हमारा क्या होगा। बांग्लादेश जनरल इलेक्शन 2026 के रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक सॉलिड लीड बनाई है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बीएनपी के सीनियर लीडर्स और जीती हुई पार्टी के ऑफिशियल्स ने ओपनली आकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इस इलेक्शन को लेजिटिमेसी देने वाला और रिजल्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए वो भारत का बहुत आभारी हैं। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अब रिलेशंस एक नए लेवल पर जा रहे हैं। अब आते हैं उस पार्ट पर जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वहाँ अब न्यूज़ चैनल्स पर अलग ही लेवल का केओस और पैनिक दिख रहा है। पाकिस्तानी एंकर्स का कहना है कि बांग्लादेश बहुत तेज़ी से बदल रहा है और भारत के साथ उसकी दोस्ती पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकती है। उनका डर है कि ये जो जमात और दूसरे ग्रुप्स पहले पाकिस्तान फ्रेंडली माने जाते थे, वो अब इलेक्शंस हार चुके हैं। अब बांग्लादेश की नई लीडरशिप भारत के साथ मिलकर रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त बिल्कुल क्लूलेस है कि भारत की इस सॉफ्ट पावर का मुकाबला कैसे करा जाए। देखा जाए तो ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है। बांग्लादेश में स्टेबिलिटी का मतलब है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक अच्छी खबर होना, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक और सबक है कि दुनिया अब इकोनॉमिक ग्रोथ और पीसफुल रिलेशंस की तरफ बढ़ रही है, ना कि पुरानी दुश्मनी की तरफ। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और बांग्लादेश की ये बढ़ती दोस्ती साउथ एशिया का फ्यूचर बदलेगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।